मोदी सरकार के चुनावी बजट और इनकम टैक्स की कंफ्यूजन का पूरा सच आइए जानते हैं। मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्ण अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। परंपरा रही है कि चुनाव से पहले के बजटों में आर्थिक नीति की जगह चुनावी गणित को प्राथमिकता मिलती है। क्या मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट भी ऐसा ही है, या इसने एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है? क्या 9 साल से लगातार राज कर रही सरकार ने अपने तय किए गए लक्ष्य को पूरा किया? 7 लाख तक की आय वाले लोगों को टैक्स में छूट की तो बहुत चर्चा है, लेकिन जो लोग आयकर नहीं देते, माने हमारे देश के 96% लोगों को इस बजट में क्या मिला है? आइए जानते हैं बजट से लोगों को कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आजादी के 75 साल पूरे होने के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी अमृतकाल का जिक्र करते रहते हैं। वहीं से ये शब्द वित्त मंत्री का भाषण में आया। अगला कीवर्ड आता है बजट भाषण के दूसरे पैराग्राफ में। ब्राइट स्टार मानने चमकता सितारा। वित्त मंत्री कहती हैं कि कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत दुनिया भर की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद वित्त मंत्री के बजट भाषण में 153 पैराग्राफ और आते हैं, जो पहले 2 पैराग्राफ की कथनी को सरकार की करनी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबकी बात यहां करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। क्योंकि हमारी वित्तीय समझ समिति है, इसलिए हम ज्यादातर बातें विशेषज्ञों के हवाले से बताएंगे। कुछ बिंदुओं पर गौर करते हैं। पहला, अगर कर्ज की रकम को छोड़ दें तो साल 2022 और 23 में भारत सरकार को कुल 23,30,000 करोड़ की आय हुई। इसमें से 20,90,000 करोड़ आपके द्वारा जमा किए गए। अलग अलग टैक्स से आया सरकार का कुल खर्चा था 41,90,000 करोड़, माने देश ने घाटा उठाया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमारा घाटा 6.4% के बराबर ही रहा। माने सरकार ने बीते साल के बजट में जो लक्ष्य रखा था उससे पा लिया। कोरोना महामारी के चलते आई मंदी और रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते आए दबाव के संदर्भ में देखें तो यह अच्छी बात है कि सरकार ने घाटे को जो लक्ष्य तय किया था उसे छू लिया। सरकार चाहती है कि साल 2025 और 26 तक हमारा घाटा जीडीपी के 4.5% के बराबर आ जाए, और उसे उम्मीद है कि यह संभव है। सरकार उम्मीद कर रही है कि साल 2023 और 24 में उसे 23,30,000 करोड़ टैक्स से मिलेंगे और कर्ज से इतर कुल आय होगी 27,20,000 करोड़। माने सरकार का अनुमान है कि तमाम स्रोतों से उसकी आय तकरीबन 3 लाख करोड़ बढ़ेगी, और इतना ही पैसा सरकार अपने खर्च में भी बढ़ाएगी। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि सरकार अपना खर्च बढ़ा रही है तो कहां बढ़ा रही है। सरकार बढ़ा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस मद को कहते हैं जिससे सरकार नए एसेट बनाती है। मिसाल के लिए बता दें, सड़कें, रेल लाइनें, बंदरगाह आदि। इस तरह के खर्च का फायदा यह होता है कि पैसा इनमें फंसा नहीं रहता। आप 100 रुपया लगाएं तो वो दोगुने तक रिटर्न दे सकता है। वहीं अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, मसलन तनख्वाह और पुराने ढांचे को चलाने में लगाने वाला खर्च, तो रिटर्न 100 से कम ही रह सकता है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने को एक अच्छा संकेत माना जाता है। सरकार पिछले साल इस मद में कुल 10,67,000 करोड़ खर्च करना चाहती थी, लेकिन खर्च कर पाई 10,53,000 करोड़। लेकिन सरकार के उत्साह में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि इस साल उसने लक्ष्य रखा है 13,70,000 करोड़। मतलब सरकार सीधे सीधे इस मद में 3 लाख करोड़ बढ़ा रही है। तो कल के अखबार में आप जिस कैपेक्स पशु की बात पढ़ेंगे उसके पीछे यही आंकड़ा है। सरकार की मंशा साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए एसेट्स पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि सरकारी निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल हो। पूरे बजट में सरकार इसी भावना से काम करती नजर आती है। आगे बात करते हैं, अगर टैक्स स्लैब को नहीं छोड़ा गया होता तो सस्ता महंगा वाला हिस्सा बजट का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता। लेकिन मोदी सरकार ने इस बार बहुत बड़े बदलाव किए हैं। सिर्फ टैक्स छूट ही नहीं दी गई है, अब तक आपके पास ऑप्शन था कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से रिटर्न भरें,
जिसमें तरह तरह की छूट मिलती थी, और दूसरा तरीका था न्यू टैक्स रेजिम, जिसमें बारीक बारीक कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे एक फ्लैट रेट पर टैक्स देना होता था। भारत एक छूट प्रधान देश है, इसलिए न्यू टैक्स रेजिम को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम से जुड़े, इसलिए 146वें पैराग्राफ में वित्त मंत्री ने इसके तहत टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया था। हालांकि अब कई जानकार ये कह रहे हैं कि अगर आपने आयकर रिटर्न में विकल्प नहीं चुना है तो आप अपने आप कर व्यवस्था में चले जाएंगे, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जो कोई बचत नहीं करते हैं। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपए तक आय भर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि जब 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स है तो फिर 7 लाख तक नो टैक्स क्यों बोला जा रहा है? तो इसको क्लियर कर देते हैं। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है। ये स्लैब उससे ऊपर के आमदनी वालों पर लागू होंगे। फर्ज कीजिए कि आपकी सैलरी 12 लाख है, तो पूरे 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स नहीं देना होता है। उसके शुरू के 3 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगता। 3 से 6 लाख तक 5% और 6 से 9 लाख पर 10% और उसके ऊपर 9 से 12 लाख तक पर 15% टैक्स लगता है। इसे और आसान कर देते हैं। 7 लाख तक कमाएंगे तो जीरो टैक्स, उसके ऊपर कमाते हैं तो ये स्लैब क्रम अनुसार आपकी आमदनी पर लागू होने लग जाएंगे। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट। नमस्कार।